Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is the 30th lecture of mechanics. We have to start the article 5.2 many particle system. ठीक है, ये हमने जो है आज अपना आर्टिकल डिस्कस करना है। इसमें देखें कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर हैं और हर एक का मैस जो है m1 m2 अप टिल nm है, ठीक है, और हर एक का पोजीशन वेक्टर मैस के लिहाज से r1 r2 अप टिल rn है। और अगर हमने 3 डायमेंशनल में देखना है एक्स वाई जी के लिहाज से, तो हमारे पास x1 y1 z1, x2 y2 z2, इस तरह से rn के लिए xn yn zn, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस इन स्पेस। ये हमारे पे स्पेस कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी जो हैं। अब हमारे पास टोटल जो सम है m1 m2 m3 अप टिल mn का, वो हमारे पास कैपिटल M है और ये हमारे पास वेरी कर रहा है n1 to n, ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे n स्मॉल n लिख देंगे, ठीक है, m स्मॉल m, और ये इसकी छोटी सी जो एब्रीविएशन है यहाँ पे n स्मॉल n है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। जो हमने लास्ट इक्वेशन अपनी सेंटर ऑफ मास की थी, हमारे पास इक्वेशन 5.4 ये वाली इक्वेशन लास्ट टाइम हमने ये पढ़ी थी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हम किस लिहाज से करेंगे, इस लिहाज से अप टिल n नंबर ऑफ अगर हमारे पास पार्टिकल हैं तो हम उसको इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। XCM सेंटर ऑफ मास के जो हमारे पास है वैल्यू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टिल mn xn ओवर m1 m2 m3 टू mn, और हमने इसको क्या कहा है, अभी हमने कहा है ये सारा कैपिटल M के इक्वल है, तो इसको हम आउटसाइड ले लेंगे और कैपिटल M के इक्वल कर देंगे, और ऊपर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 अप टिल mn xn। अब ये वाली टर्म को भी हम समेशन कर देंगे, सम अप कर देंगे, और n को कह देंगे वेरी कर रहा है 1 टू कैपिटल N mn xn, ठीक है, सबके साथ n स्मॉल n लगा देंगे सब्सक्रिप्ट में, क्यों, और n वेरी कर रहा है 1 से कैपिटल N तक वेरी कर रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5.12, ये हमारे पास x एक्सिस के लिए आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास XCM जो है y एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और x की जगह y आ जाएगा सारी जगह। इसी तरह z के लिए हमारे पास y की जगह z आ जाएगा, ठीक है, सब जगह पे ये इक्वेशन हमारे पास 5.12, 5.13 और 5.14 हो जाएंगी। तो इस रिलेशन से दीज रिलेशंस कैन बी कंबाइंड इनटू सिंपल एक्सप्रेशन, और इसको हम सिंपल एक्सप्रेशन में भी हम लिख सकते हैं किस तरह से, RCM लिख के, ठीक है, एक्स वाई जी जो है उसको हम R कह के 1 ओवर m1 r1 m प्लस m2 r2 प्लस mn rn 1 ओवर कैपिटल mn वेरी कर रहा है 1 से n तक mn rn, इसको हमने मोर जनरलाइज टर्म में लिख दिया, क्योंकि r x y z जो हैं हमारे पास ये r के कंपोनेंट हैं, ठीक है, स्पेस कंपोनेंट। अब देखें कि वेलोसिटी अब हमारे पास ये किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना, डिस्टेंस के लिए पोजीशन वेक्टर। अब अगर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल होती है। अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम के हिसाब से हमने देखना है तो UCM आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा DRCM ओवर DT। ये जो हमने निकाला है RCM, इसको हम d/dt कर देंगे, बाकी सारी टर्म जो है वो ये इसी तरह से रहेगी। जहाँ पे R है वहाँ हम क्या कर देंगे dr ओवर dt, dr1 ओवर dt, dr2 ओवर dt, ठीक है, m1 m2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है अप टिल dn ओवर drn ओवर dt, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। 1 के लिए u1, r2 के लिए u2 और r3 के लिए u3 और n के लिए rn के लिए un आ जाएगा, ठीक है। और इस सबको सम करके हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्मॉल m जो है ये mn un आ जाएगा, n वेरी कर रहा है 1 to n। ये रिलेशन हमारे पास आ गई 5.16।
अब देखें वेलोसिटी निकाल ली है तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब ये इसी तरह से आ जाएगा कि आप दोबारा से इसको d/dt करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की टर्म में आ जाएगी। इक्वेशन जो डिराइव की है इसको हमने d/dt कर दिया UCM। अब जहाँ पे U1 है, U2, UN है, वहाँ हमने d/dt दोबारा से किया, d/dt U1, d/dt U2 अप टिल dUn/dt। ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन A1 A2 अप टिल AN, साथ में M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज़। अब ये भी n वेरी कर रहा है 1 to n Mn AN, ठीक है। इसको हम सम्मेशन कर लेंगे सारी की सारी। अब हमारे पास m अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो a के साथ m कैपिटल ACM इज इक्वल्स टू n वेरी कर रहा है 1 to n Mn AN, ठीक है। ये इसके इक्वल आ जाएगी इक्वेशन। और ये किसके इक्वल है, दैट इज़ M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस Mn AN। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखें हमने इसको क्या कह दिया, क्योंकि M1 A1 जो है M2 A2 आपको पता है F इज इक्वल टू MA, तो M1 A1 F1 हो जाएगा, इसी तरह से F2 अप टिल Fn हो जाएगा। और इसको सारे को सम करके हम कैपिटल F के इक्वल कह देंगे और समेशन करेंगे n वेरी 1 to n Fn, ठीक है। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली Fn इज इक्वल टू Mn AN है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल। तो टोटल फोर्स जो है n वेरी कर रही है 1 to n Fn, ये कैपिटल F के इक्वल हो जाएगी पूरे होल सिस्टम के लिए, होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब देखें 5.18 जो है हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन में हमें क्या जाहिर हो रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि F इज इक्वल टू M में है ना, तो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन। हाउएवर मोरओवर इट रिप्रेजेंट द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल ट्रीटेड एज सिंगल पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M लोकेटेड एट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मूविंग विद द वेलोसिटी UCM, ठीक है। वो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं उसको सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, सिंगल पार्टिकल ट्रीट करना है कि वो सेंटर ऑफ मास के गिर्द लोकेट है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, UCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और किस एक्सेलरेशन से, ACM एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। फोर्स जो एक्ट हो रही है इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए डिफ़र कर रही है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। अब देखें कि इसमें हमारे पास इंटरनल फोर्सेस भी आती हैं, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर इंटरेक्शन भी करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्सेस भी आती हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल एनी पार्टिकल जो है हमारे पास MnMs उसका मे एक्सपीरियंस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास Mk। अगर इंटरनल फोर्सेस की हम बात करें कि एक कोई सा Mn पार्टिकल कोई से Mk पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी Fnk। इसी तरह से हमारे पास पार्टिकल Fk जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हो जाएगी Mn, उसको हम Fkn से डिनोट कर देंगे, ठीक है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ जो है Fnk जो है इक्वल एंड ऑपोजिट टू माइनस Fkn, यानी कि ये फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं आपस में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, तो ये सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हम टोटल जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल दोनों का सम है, ठीक है। इसको समेशन करते हैं अगर हम n पार्टिकल के लिए, तो हमारे पास n वेरी कर रहा है 1 to n Fn, ठीक है। और ये हमारे पास सिग्मा F एक्सटर्नल के भी सम अप कर लेंगे, फिर इसको भी वेरी कर रहा है 1 to n, अगर वेरी कर रहा है इसको भी हम सम कर लेंगे सारे के लिए। और ये हमारे पास क्योंकि इंटरनल हमने कहा कि सारी ज़ीरो है, एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की समेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन और जो हमारे पास ये इक्वेशन जो हमने डिराइव की है इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स की समेशन किसके इक्वल आ गई, MACM के इक्वल आ गई। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस के लिए MACM एक्स एक्सिस, फिर वाई के लिए MACM वाई, जी एक्सिस के लिए MAC
जी के लिए आ जाएगी। और इस इक्वेशन से हमें क्या डिस्कशन से क्या हम डिराइव करते हैं रिजल्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओवरऑल ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी एनालाइज विद द एड ऑफ न्यूटन्स लॉज treating entirely mass of the system particle located at the center of mass with total external forces applied at that point. That is important for your exam. You have to learn this. Conversely, if f external 0, the center of mass move with constant velocity. अगर external forces 0 हैं तो center of mass जो है वो constant velocity से move करेगा, क्योंकि acceleration उस केस में 0 होगी. Object itself may be performing any sort of complicated motion, but the center of mass move according to equation 5.20. 5.20 जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सेंटर ऑफ मास मूव करेगा.